हेलो। तो आज हम सीजीएल जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आने वाले पेपर 2 में जो आने वाला है उस पे हम एक नाटक भी है, नाम है आधे अधूरे, जिसके राइटर हैं मोहन राकेश। तो उन्होंने जो आधे अधूरे मोहन राकेश ने लिखा था, आज हम उस नाटक में अच्छे से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे इस तरह से आप लोगों के सामने ये पेश आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेएसएससी सीजीएल में पेपर 2 को जिसने चॉइस किया है, ठीक है। तो उसमें ये नाटक जो दिया है आधे अधूरे, और इनके राइटर्स कौन है? मोहन राकेश के। तो मैं मोहन राकेश के बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी, उनके डिटेल्स में, उनका डेट ऑफ बर्थ कब था वे, और उनका जो एरिया कौन सा था, जन्म स्थान, उनकी डेट कब हुई, उनका फेमस नाटक कौन था। ओके, तो आज हम सिर्फ आधे अधूरे नाटक की बात करेंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस ड्रामा का नेम है, नाटक का नेम है आधे अधूरे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत ही आई थिंक 1 आवर का लेंथ होगा, ठीक है। सॉरी। आधे अधूरे, मोहन राकेश ने इसके राइटर्स हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आधे अधूरे। कछुआ, इसका मीन होता है काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50, चेहरे की श्रेष्ठता में एक व्यंग्य, पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में पुरुष 4 के रूप में, पतलून के साथ पुरानी कोट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, कायापन। स्त्री, उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष, ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की, उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतवालापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़ापन, साड़ी माँ से साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। छोटी लड़की, उम्र 12 और 13 के बीच, भाव, स्वर, चाल, हर चीज में विद्रोह, फ्रॉक चुस्त, एक मोजे में सुराग। लड़का, उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भटकीली बुशर्ट धूल पर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट, वो गुस्सेले तरह में था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्थान। मध्य वित्तीय स्तर से ढककर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर, सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा जिसमें उस घर के व्यक्तित्व स्तर के कई एक टूटते अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं, जो कि कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ना होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से ही एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता तत्कालीन सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह के औषधाओं को समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं 2 एक मोटे, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ, और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे पर्दे, मेज पोस्ट और पलंग पोस्ट अगर हैं तो इस तरह खिसे फटे या सिले हुए कि समझ में नहीं आता कि उनका ना होना क्या होने से बेहतर नहीं था। इसका कहने का मतलब है जो
मोहन राकेश है, उनका कहने का मतलब कि जो रूम है, उनके रूम में जितने भी जरूरत चीजें हैं, लेकिन वो जरूरत चीजें नहीं है, लेकिन वे वहां पर उस तरह से हैं जैसे कि वे कोशिश कर रहे हैं कि वे जो सुविधाएं हैं, मतलब कि असुविधा है, उनको एक सुविधा के रूप में उनको यूज करें। जैसे उन्हें बता रहे हैं ना कि यहाँ पे लिखा है दो एक क्या लिखा है यहाँ पे, गद्दे पर्दे मेज पोस्ट पलंग पोस्ट, यहाँ पे मतलब है, लेकिन वो किस तरह से एकदम फटे घिसे पिटे ऐसे जैसे है कि उसका यूज किया ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर वो इस तरह से कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये इसकी सुविधा के काबिल बन जाए। ठीक है, यहाँ पे दिया ऊपर फर्स्ट में हम दिया है, लिखा हुआ है डाइनिंग टेबल, कवर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ये सब भी है, लेकिन सब इधर उधर अरेंज है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अपने स्थान पर फिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट है तीन दरवाजे तीन तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे को पिछले अहाते में से जोड़ता है, एक अंदर के कमरे से है और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर भी है, रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा टी सेट अलोकित होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक। कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे से उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहां बैठा काले सूट वाला आदमी सिंगार के कस खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी यह कोना और कभी वो कोना साथ आलोकित हो उठता है। कछवा कुछ अंतमूर्ख भाव से सिंगार की राख झड़ता है। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दैत्य के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि फिर रुकते हुए बोलते हैं, परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ, तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि वो निश्चित नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूँ, तो बाकी चीज कैसे अनिश्चित हो सकता है। और मैं वहाँ पे अनिश्चित हूँ, अगर मैं कारण दूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम बीमार नहीं है फिर भी हम लोगों को बोलते हैं कि हम बीमार है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, लोग नहीं कह सकते कि ये जरूरी नहीं है कि वो बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो वहाँ पे कारण दे रहा है, रीजन दे रहा है, वो वास्तविक नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगार के कस खिंचता पल पर सोचता सा खड़ा रहता है। मैं वास्तव में कौन हूँ, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर, रुकते हुए बोलते हैं, इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वह मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। रुकते हुए बोलते हैं, बहरहाल इस गणित की पहले में कुछ नहीं रखा है।
बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप पे से हर एक व्यक्ति हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मोहन राकेश का कहना है कि मेरा कोई भी निश्चित भविष्य नहीं है, क्योंकि मैं एक नाटक लिखने के वक्त भी और नाटक के अंदर भी और नाटक के बाहर में भी मैं कोई निश्चित नहीं हूँ। यहाँ कहने का मतलब है उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट में है कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह निश्चित है। ठीक है, इस तरह राकेश बोलते हैं, सॉरी मोहन राकेश। उसका कारण यह भी है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरे होने से परिस्थितियाँ बदल जाती है, मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के कारण भी कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलते। रुकते हुए, यह वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती है और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच में उठते कुछ सवालों को। इसमें बोल रहे, मैंने पहले ही कहा कि ये जो नाटक के अंदर या बाहर में अनिश्चित हूँ। ठीक है, तो इसमें उस तरह से एक्सप्लेन किया है। सॉरी, मैं आप लोग ये डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग इसको सुन लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ है। ठीक है, फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, शिगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता है, फिर रुकते हुए हाँ के स्वर के साथ सिंगार मुंह से निकालकर उसकी राख झड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हूँ। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकते हैं। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। हल्के अभिनंदन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधला कर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे से अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक अलग व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। तिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कॉपियां और किताबें बाहर बिखरी है। सोफे पर एक पुराने मैगजीन, एक कैंची, कुछ अधकटी तस्वीरें रखी है। एक कुर्सी के पेट पर उतरा हुआ पजामा झूलता रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है, कई कुछ में कुछ घर का, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान और इतनी चीजों के साथ चल कर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखते हुए वह पूरे कमरे पर एक नजर डाल लेती है। स्त्री थकान निकालने वाले स्वर में ओह को हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं। अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर किन्नी, जो स्त्री है ना, वो उसके रूम में अंदर में जाकर वो थके हुए आवाज में बोलती है, ओह फिर घर में कोई नहीं। ठीक है, किन्नी ऐसा रोक कर बोलती है, होगी कि नहीं, जवाब कहाँ से दे। तिपाई पर बड़े बैग को देखकर यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर भाड़ में लाई एक और किताब। वो बोलती है स्त्री कि फिर भाड़े में लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ जाते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर स्त्री बोलती है, जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। ठीक है, और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर,
तस्वीर उठाकर देखती है, फिर बोलती है, अशोक बाबू यह कमाई करते रहते हैं दिन भर। एलिजाबेथ टेलर एड्रेवन सल मैकलेन। ठीक है, तस्वीर वापस रखकर बैठने लगती है कि नजर झूलते पजामे पर जा पड़ती है। जो स्त्री है ना, वो फोटो ली हुई थी, उसको तस्वीर को रखती है, उसके बाद जो वहां पे दीवार में जो कपड़े पजामे टंगे हुए थे उसकी ओर देखकर बोलती है, उस तरफ जाती है, देखने के बाद वो उसके उधर जाती है। ठीक है, बड़े साहब वहां अपनी कार गुजारी कर रहे हैं। पजामे को मरे मरे जानवर की तरह उठा कर देखती है और कोने में फेंकने को होकर फिर एक झटके के साथ उसे तहाने लगती है। यहाँ करी जो स्त्री है ना, वो कपड़े के, मैंने कहा ना दीवार में जो पजामा था उसको देखती है, फिर उसको एक मरे हुए जानवर की तरह उठा कर देखती है स्त्री, और उसको फिर कोने में जाकर फेंक आती है। फिर उसको मतलब ताकते रहती है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को ताकते हैं ना, उस तरह से। दिन भर घर पर ही रह कर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। वो कह रही है कि जब दिन भर घर पर ही तो रहता है, कुछ तो नहीं करता है, फिर भी अपने कपड़े को तो ठीक से रखता, ये कह रही है स्त्री। ठीक है, पजामे कबड़ में रखने से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और पालिया वगैरह ट्रे में रखने लगती है। यहाँ पर ये करे जो स्त्री है ना, वो पजामे को जो ना कबर्ड में रखने से पहले वो डाइनिंग टेबल पर जो चाय के टी जो कप सब थे, सेट थे, उसको देखती है, फिर उसको क्या करती है, पजामे को कुर्सी के ऊपर पटक देती है। ठीक है, उसके बाद जो प्याली है ना, जो चाय पीते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते, कप बोलते हैं ना, उसको प्यालिया बोलते थे। ठीक है, तो वो सबको रखने लगती है। ठीक है, इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। वो स्त्री बोल रही है कि चाय जब पिया है तो उसको सरिया के रख देता, अच्छे से रख देता, किचन में रसोई घर में रख देता, और बोल रही कि क्या मैं ही आऊं और मैं ही उठाऊं, ऐसा बोल रही है स्त्री। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती है और पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाता पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। यहाँ पर जो स्त्री है ना, वो जैसे ही दरवाजे से आती है, उधर साइड से एक पुरुष आता है। ठीक है, और जैसे ही वो उसको देखती है, ठिठक रुक जाती है, लेकिन जो लड़का है वो सीधे आकर चला जाता है। ठीक है, पुरुष एक आ गई दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। वो पुरुष है ना, उस स्त्री को बोल रहा है कि आ गई दफ्तर से, आज लगता है बस जल्दी मिल गई। ठीक है, स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती है, जो ट्रे है ना उसको मेज पर रखती है। यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक, कहीं नहीं, यही बाहर था मार्केट में। स्त्री बोलती है, उसका पजामा हाथ में लेकर बोलती है, ठीक है, पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। ये स्त्री बोल रही है पुरुष एक को। ठीक है, पुरुष एक हाथ बढ़ाकर बोलता है, लाओ मुझे दे दो। क्या मांग रहा है वो? अपना पजामा मांग रहा है। ठीक है, स्त्री दूसरे पजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, जो दूसरा पजामा ना है ना, उसको भी झाड़कर बोलती है, अब क्या दे दूं, पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख लेता है। ठीक है, वो गुस्से से क्या करती है, मतलब वो पजामे जो था ना उसको कबर्ड में रख देते, इस तरह से लगती है जैसे कि कबर्ड में जो पजामा है ना वो कैद हो गया। ठीक है, पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, मतलब बिना मतलब के वो इधर उधर देखता है। ठीक है, फिर वो कुर्सी के जो है ना उस पर हाथ रखता है, कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती। चाय किसने पी थी? स्त्री बोल रही है, चाय किसने पी थी? ठीक है, कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती है उसके बाद। पुरुष एक अपराधी स्वर में, अकेले मैंने। स्त्री, तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे, रुकते हुए, किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष एक, और मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री बोली,
ट्रे लेकर चलती है और बोलती है, दिखे तब ना जो घर पर रहे कोई। ठीक है, आगे बोलती, अहाते के दरवाजे होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी पुरुष एक लंबी हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले से हाथ पहुंचती रसोई घर से वापस आ जाती है। वो दरवाजे की ओर से वो पहले रसोई घर में जाती है। ठीक है, फिर पुरुष हूँ के साथ क्या करता है, कुर्सी है ना उसको झुलाने लगता है। उसके बाद स्त्री पल्ले से हाथ पोंछकर रसोई घर से वापस आ जाती है। पुरुष एक बोलता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। स्त्री और चीजों को समेटते हुए व्यस्त में बोलती है, मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वह आज फिर आएगा। अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक हाथ रोककर, कौन आएगा सिंघानिया, कौन आएगा सिंघानिया, ऐसा बोलता है। स्त्री बोलती, उसे किसी के यहाँ के खाना खाने आना है इधर, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह हूँ के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम्ही ने कहा होगा आने के लिए। स्त्री बोली, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर बॉस है मेरा। स्त्री बोल रही है, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर बॉस है मेरा। पुरुष एक, बॉस का मतलब ये थोड़े ही है ना कि, रुक कर बोलता है। ठीक है, रुक जाता है सब बोलकर पुरुष एक। उसके बाद स्त्री बोलती, तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके माथात, ये बोल रही है। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को होकर एक हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, किस वक्त आएगा। स्त्री बोली, पता नहीं, जब गुजरेगा इधर से। पुरुष एक छिल्ले हुए स्वर में कहा, यह अच्छा है। स्त्री, लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, अब तीसरी बार आएगा। कैंची, मैगजीन और तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज में दराज में रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी तो पता है वह आता है यहाँ। स्त्री एक तीखी नजर डालकर, क्यों, बुरी बात है। पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है, बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ न कर चुप रह जाऊं। अगर चुप रहता हूं तो, धीमे से रुक कर बोलता है, तुम चुप रहते हो और ना कोई। अपनी चीजें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है, जो सामान था उसको फिर से रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब आया है वह, मैंने कुछ कहा है तुमसे, वो स्त्री को बोल रहा है। स्त्री बोलती है, अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। वो बोल रही कि तुम शर्म के मारे ही तो घर पर नहीं रहते हो, जब भी आता है सिंघानिया, ऐसा बोल रही है पुरुष एक को। आगे पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर। स्त्री व्यस्त, वह तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। पुरुष एक ओछा पड़कर, जाना तो है आज भी मुझे, रुक, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं, यह देखती कि कमरे में और कुछ तो करने को शेष नहीं है। वो देख रही है कि कमरे में कुछ और काम करना तो नहीं है। ठीक है, तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की, मैं बना रही हूँ अपने लिए। पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना, एक मेरे लिए भी। स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ ताकने लगती है। सुनो। स्त्री रुककर उसकी तरफ देखती है। उसका क्या हुआ। रुककर, वह जो हड़ताल में होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में। स्त्री, जब होगी पता चल जाएगा तुम्हें। पुरुष एक, पर होगी भी।
क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। स्त्री, तुम उसी के इंतजार में हो क्या? चली जाती है। यह बोलने के बाद वो चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है और वह अपने को कैसे व्यस्त रखता है। फिर जैसे याद हो अपने ही याद हो आने से शाम तक अखबार जेब से निकाल कर खोल लेता है। हर सुर्खी पढ़ने के साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा या पस्त साथ मुंह से बहुत अच्छे मार दिया लो। और अब जैसे सब निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौटकर आती है। सॉरी। पुरुष एक अखबार हटाकर स्त्री को देखता है। वो पेपर जो था ना फ्रंट में दिख रहा था, उसको हटाकर देखता है। हड़ा हडलाते तो आजकल सभी जगह हो रही है, इसमें देखो। ये बोल रहा है कि हड़ताल आजकल सब जगह हो रही है, देखो। वो न्यूज पेपर था, ठीक है, उसको बता रहे हैं। आगे स्त्री बोलती है उस ओर से विरक्त होकर, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहीं जाने की बात कर रहे थे तुम? पुरुष एक सोच रहा था। जेनुका के यहाँ हो आता। स्त्री, ओह, जुनेजा के यहाँ हो आओ। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए। स्त्री, हाँ, दिखाओ मुंह जाकर। पुरुष एक, वो 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए। वो पुरुष एक बोलता है। स्त्री बोलती, तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही वो कुछ कम नहीं किया है। ऐसा बोल रही है पुरुष एक को। झाड़न से लेकर कुर्सियों वगैरह को झड़ना शुरू कर देती है, फिर झाड़ने शुरू कर देती है, ठीक है। क्यों कर रही पता है ना, मेहमान आने वाले हैं। बोलती है, इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। गर्द मतलब समझ रहे हो, गंदा। बोल रहा है कि गंदा कैसे घर हो जाता है, ऐसा बोल रही है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद की है। इसे ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। वो कह रही कि जितना मदद करता है ना उतना नुकसान होता है। ये पुरुष एक को बोल रही है, ठीक है। पुरुष एक कोड़ कर सोफे पर बैठता है। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब वह तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि। फिर रुक जाता है। स्त्री, यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा, ये बोलती है। पुरुष एक उठकर फिर बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। उस कुर्सी पर चले जाओ, वह साफ हो गई है, ठीक है। पुरुष एक गाली देती नजर से उसे देखकर उस कुर्सी पर जा बैठता है। ऐसे देख रहा है जैसे वो स्त्री को गाली देख रहा है, फिर जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने गाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्चा हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दिया, तुम्हारा नहीं। ये बोल रही है, ठीक है। पुरुष से गुस्से से उठता है, तुम तो ऐसी बात करती हो जैसे। रुक जाता है। स्त्री, खड़े क्यों हो गए? पुरुष एक, क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता? गुस्से से बोल रहा है, ठीक है। स्त्री हल्का वफा लेकर तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोलती है, हो तो सकते हो पर घर के अंदर नहीं। पुरुष एक किसी तरह गुस्सा निगलता, मतलब जो गुस्सा था ना उसको कंट्रोल करते हुए बोलता है, मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो तुम्हें पता चलता कि। रुक कर बोलती है स्त्री, पता तो मुझे तब भी चल ही रहा है, नहीं चल रहा है, ये बोलती है। पुरुष एक बड़बड़ाता हुआ बोलता है, उन दिनों पैसा लिया था फैक्ट्री से, जो कुछ लाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और वो बोल रहा है कि वो तो मतलब शुरू में ही जो पैसा हम लोग फैक्ट्री के लिए लगाए थे ना उसको निकाल कर खा गया, ऐसा बोल रहे हैं। स्त्री, किसने खा लिया? मैंने, ये बोलती है। पुरुष से, नहीं मैंने, पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था,
किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था। लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीस जाती थी। वो बोला मतलब सभी को पता है ना, पहले जो रेंट थे उसके रेट बहुत कम थे, तो वही बोल रहा है, ठीक है। स्त्री, शराब आती थी, दावत उड़ाती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था। पुरुष एक, तुम लड़ना चाहती हो? पुरुष बोल रहा है स्त्री को, क्या तुम लड़ना चाहती हो? ये बोल रहा है स्त्री, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ये बोल रही है, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है। वह शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। बोलती कि तुमको बाहर जाना था, जाओ। लेकिन वो आदमी जब आएगा तो ये सोचेगा कि हर बार अपने आदमी को घर भेज देती है, ये बोल रही है, ठीक है। पुरुष एक, वाह, मुझसे तय करके आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूं घर पर। स्त्री, कह दूंगी आगे से तय करके आया करे तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। वो बोल रही है स्त्री, ठीक है। पुरुष एक, कुछ धीमा पड़कर पराजित भाव से, मतलब हारे हुए, ठीक है। तुम तो बस आमदा ही रहती हो हर वक्त। स्त्री, अब जुनेजा आ गया है ना, लौट कर तो रहा करना, फिर 3-3 दिन घर से गायब। स्त्री बोल रही है उसको कि जब भी जुने जाएगा तुम घर में ही मत रहना, हमेशा 2-3 दिन बाहर ही रहना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। पुरुष एक पूरी शक्ति समेट कर सामना करता है, मतलब पूरे एकदम जोश के साथ बोलता है, तुम फिर वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूँ कभी 3 दिन घर से बाहर तो आखिर किस वजह से? स्त्री, वजह का तो पता तो तुम्हें पता होगा, या तुम्हारे लड़की को वह भी 3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष एक, तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? स्त्री, नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी, उसी तरह वह भी, ऐसा ताना मार रही है, ठीक है। पुरुष एक, और लड़की तुम्हारी, मतलब जो पहले था ना उसका बेटा था, तो वे बोल रहे कि तुम जैसे हो ना बाप, वैसे तुम्हारा बेटा भी, ऐसा बोल रही है। फिर वो पुरुष क्या बोल रहा है, जैसे तुम हो ना वैसे तुम्हारी बेटी भी, ऐसा बोल के बोल रही है। उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है? अपने जाने भरे भरता से बोलता है, मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी, ऐसा बोल रही है। स्त्री एकटक उसकी आंखों में देखती, फिर उस जो पुरुष एक है ना उसको देखते हुए बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा बोलती है। पुरुष एक, कहना क्या है, जा जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर फिर अखबार खोल लेता है और ध्यान पढ़ने में लगा नहीं पाता, ठीक है। पढ़ने में नहीं लगा पा रहा है। स्त्री, मुझे भी पता है पानी हो गया होगा, मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। पुरुष एक, जैसे अखबार में कुछ पढ़ता हूँ, ऐसा हूँ मिला रहा है, ठीक है। स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगे लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालता हूँ उसके लिए तो। स्त्री बोल रही है कि क्यों तुम उसके लिए नौकरी नहीं ढूंढते हो जब मैं उसके लिए मौका निकालता हूँ, ऐसे बोल रही है, ठीक है। पुरुष, हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। वो बोल रहा है कि पुरुष बोल रहा है स्त्री को, हाँ क्यों, सिंघानिया तो नहीं लगा देगा, हर बार तो आता है हम लोग का घर, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। स्त्री, शुक्र नहीं मनाते कितना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मनाता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था, ऐसा रुक कर बोलता है। फिर आगे स्त्री स्थिर दृष्टि से देखते हुए, एकदम स्थिर मतलब धीरे से देखते हुए बोलती, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी कह डालो जल्दी से, ऐसा बोलती है। पुरुष एक, क्यों, जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हुए, ऐसा बोल रहा है स्त्री को। स्त्री गहरी वितृष्णा के साथ बोलती है, जितने नाशुक्र आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं, ऐसा गुस्से से बोलती है, ठीक है। फिर रुक जाती है, कहती हुई अहाते के दरवाजे की तरफ मुड़ती है, एकदम आहत लेकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ती है। बाहर से बड़ी लड़की की आवाज सुनाई देती है, उसकी जो बेटी है ना उसकी आवाज सुनाई देती है। बड़ी लड़की, माँ, मम्मा, ऐसा आवाज लगाती है। स्त्री रुककर उस तरफ देखती है और चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री, बिन्नी आई है बाहर,
पुरुष एक ना चाहते मन से अखबार लपेटकर उठ खड़ा हो जाता है। वो पेपर देख रहा था, उसको ना चाहते वो पेपर हटाकर उसे खड़ा होकर देखना पड़ा। पुरुष एक, फिर उसी तरह आई होगी स्त्री, जाकर देख लोगी क्या चाहिए उसे। बड़ी लड़की की आवाज फिर सुनाई देती,